हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। पिछले 2 लेक्चर में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने 5 बेस पे क्लासिफिकेशन किया है पॉलीमर का। तो आज चौथा देखेंगे और पांचवा दोनों देख के खत्म करेंगे। और चौथा और पांचवा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन और पांचवा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये 2 मेथड है क्लासिफिकेशन का, आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी किस तरीके से पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है, पॉलीमर किस तरीके से बना है, किस मेथड से बना है, कैसे मोनोमर से मिलकर बना है। उस बिहाफ पे हमारे पास जो मोनोमर पॉलीमर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला एक होता है एडिशन पॉलीमर, दूसरा होता है स्टेप ग्रोथ या कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। एक होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमर को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या हो गया? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इन दोनों को अच्छे से समझना है, क्योंकि इन्हीं दोनों पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन पॉलीमर क्या होता है। तो इसको हम लोग ए नंबर को यानी 1 नंबर को पहले हम लोग देखते हैं। अब इसको समझते हैं कि एडिशन पॉलीमर क्या होता है। देखिए, पहले कुछ चीजें समझते हैं कि एडिशन पॉलीमर के लिए हमारे पास मोनोमर क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए, एडिशन पॉलीमर के लिए पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो मोनोमर हो उसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो। मोनोमर कैसा हो? मोनोमर शुड बी मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में यानी डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एडिशन पॉलीमर से बिलोंग करेगा। और यही एक कंडीशन है जिसके बिहाफ पे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पे हमारे पास जो मोनोमर जो पॉलीमर बनता है वो बेसिकली लीनियर पॉलीमर बनता है। कैसा बनता है? लीनियर पॉलीमर। मोस्टली कभी कभी क्रॉस लिंक भी बन जाता है या कभी साइड चेन बन जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कब कौन सा बनेगा, ब्रांच पॉलीमर बनेगा या क्रॉस लिंक पॉलीमर बनेगा या लीनियर बनेगा। इसके बारे में पीछे पढ़ाया हूं, आप देख सकते हैं वहां पे डिटेल से। लेकिन अगर हमारे पास ब्रांच पॉलीमर बनता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो पॉलीमर जो मोनोमर है वो ब्रांच फॉर्म में होना चाहिए। अब यहां पे है कि मोनोमर के पास छोड़, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले एथिलीन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे जो एथिलीन है इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये कंसीडर आएगा या ये हम लोग इसको कंसीडर करेंगे एडिशन पॉलीमर में। दूसरा टेफ्लॉन का ले लो, इसकी मोनोमर यूनिट है CF2CF2, ये भी उसी में आएगा। तो इस तरीके से एडिशन पॉलीमर को हम लोग समझ सकते हैं कि एडिशन पॉलीमर कौन कौन सा देगा। अब इसको नाम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी रखा गया है, तो वो किस लिए रखा गया? देखो, एडिशन पॉलीमर का मतलब होता है कि हम लोग मोनोमर को आपस में मिलाते जाएं और एक चेन आपस में बनती रहे सक्सेसिव कार्बन की, उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं एडिशन पॉलीमर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास मैं एथिलीन बना रहा हूं, पॉलीएथिलीन, मैं 4 कार्बन बना रहा हूं। तो यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे मैंने लिख दिया 4 कार्बन। तो 4 कार्बन आप आपस में जोड़ दीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। भाई 2 कार्बन है यहाँ पे, 4 दूनी 8, तो 2 2 4 2 6, उसके बाद हो गया। ये हमारे पास कहलाएगा ये एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में खास बात ये होती है कि जब मोनोमर आपस में कंबाइन करते हैं या मोनोमर आपस में मिलके पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता। यानी जो मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट होगा उसके आप डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उस मॉलिक्यूल का भी होगा। ये बात समझिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि ये हमारे पास मोनोमर है, इस मोनोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल ले तो 12 कार्बन हो गया, 2 12 है तो हो गया 24 प्लस 4 तो हो गया 28।
28 का 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा वही उस पॉलीमर का भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा। यही एडिशन पॉलीमर की खास बात होती है कि मोनोमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आ जाएगा इस कंपाउंड का या इस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। यानी कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है, इसमें जो चेन होगी वो, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसमें चेन ग्रोथ पॉलीमर, यानी कंटिन्यूसली मोनोमर को जोड़ते जाएंगे, इसकी चेन इंक्रीज होती जाएगी, सक्सेसिव कार्बन बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से हमारे पास ये पॉलीमर बनता रहता है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। द पॉलीमर which are formed by the addition reaction are called addition polymer। क्या कहते हैं इसको? एडिशन पॉलीमर कहते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे L लगा दीजिए, यहां पे लिख दीजिए पॉलीमराइजेशन, ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे L लगा दीजिए। दूसरा एग्जांपल लेना हो तो आप CF2 डबल बॉन्ड CF2 लगा दीजिए, यहां पे N, उसके बाद ये बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और यहां पे हमारे पास ये N बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये एडिशन पॉलीमर होता है। इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे हम लोग इसको पढ़ सके, कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे पास क्या होता है। अब बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर या स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमर। अब यहां पे समझते हैं, पहली कंडीशन देखें, मोनोमर के पास शुड हैव मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप, यानी जो मोनोमर होगा उसके पास मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अब यहां पे देखो, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है मोनोमर के पास तो ये बनाएगा लीनियर पॉलीमर। क्या बनाएगा ये बनाएगा लीनियर पॉलीमर। अगर इसके पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो ये बनाएगा क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्या बनाएगा? अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो लीनियर, अगर 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो क्रॉस लिंक पॉलीमर ये बनाएगा। अब यहां पे हमारे पास जो मोनोमर होगा उसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप तो होने चाहिए और मिनिमम 2 मोनोमर होने चाहिए, यानी कि जो हमारे पास मोनोमर होगा उसका नंबर भी 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही मोनोमर 2 बार हो, ठीक है ना। अब यहां पे देखें, अब इस बात को समझते हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले लें हम लोग, नायलॉन 6,6, जबरदस्त एग्जांपल है। नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10 भी है। अब यहां पे एक चीज और देखें आप लोग कि यहां पे हमारे पास लिखा है कि मोनोमर शुड हैव मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप होगा तो लीनियर होगा, 3 फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलेंगे। एक चीज और इसमें बहुत एक्स्ट्रा है, 1 स्मॉल मॉलिक्यूल आर इलिमिनेट, एक स्मॉल मॉलिक्यूल कोई भी हमारे पास यहां से इलिमिनेट होगा। अब डेफिनेशन देखते हैं, लिखो, द पॉलीमर which are formed by condensation of 2 or more different, यहां पे लिखा है different, DT, different type of monomer and eliminate small molecule like H2O, ROH, NH3, etc. are called condensation polymer।
एग्जाम्पल किसका लिया हूं, नायलॉन। अब देखो यहां पे नायलॉन के पास दो मोनोमर हमारे पास है। पहला तो है हमारे पास मिथिलीन डाईएमीन NH2, यहां पे NH2, ये हो गया मिथिलीन 6 कार्बन NH2 इसको बोलेंगे मिथिलीन डाईएमीन। प्लस एक होता है एडिपिक एसिड। क्या होता है, एडिपिक एसिड, CH2 का होल 4 COOH, ये फार्मूला है एडिपिक एसिड। इसका नाम लिख लीजिए आप लोग, मिथिलीन डाईएमीन, और इसका हो जाएगा एडिपिक एसिड। 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को एडिपिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए, अब यहां पे ये इसको N मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये भी N मॉलिक्यूल ले लीजिए, पॉलीमर बना रहे हैं। अब देखिए यहां से एक H को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, NH2 के यहां पे भी ऐसे ही कर दीजिए आप। अब देखिए यहां से OH और यहां से H, यहां से H और यहां से OH, ऐसे ही इस मॉलिक्यूल से भी क्या निकलेगा, OH निकलेगा। ऐसे ही इधर से भी ये वाला H निकल जाएगा क्योंकि आगे कोई मोनोमर होगा। तो अब क्या बचा देखें, तो यहां पे बचा होगा H NH, यहां पे CH2 का होल 6, यहां पे हमारे पास क्या बचा NH, अब यहां पे C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 का होल 4, यहां पे C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास बन गया नायलॉन 6,6। ऐसा क्यों इसका नाम 6,6 किया है, दोनों मोनोमर को देख लीजिए, दो डिफरेंट मोनोमर है, दोनों के पास दो दो फंक्शनल ग्रुप है। इसके पास भी डाई फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास भी डाई फंक्शनल ग्रुप है। मैंने कहा था कि दो डिफरेंट टाइप का मिनिमम मोनोमर होना चाहिए, और उसके बाद दो हमारे पास जो भी मोनोमर है उसके पास मिनिमम दो फंक्शनल ग्रुप भी होने चाहिए। अब यहां पे देखें तो हमारे पास एक मोनोमर यहां से लेके यहां तक है, देखें यहां पे, इसके बाद देखें तो अगर आप यहां पे देखें तो 6 कार्बन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और इधर देखें कितने कार्बन है, 4, एक 5, एक 6, इसीलिए इसका नाम है 6,6। 6 कार्बन इधर भी और 6 कार्बन इधर भी, इसी का नाम है नायलॉन 6,6। तो ये पूरा हो गया हमारे पास एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसमें हम लोग प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे उसमें रबर के बारे में और फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बिहाफ पे जो पॉलीमर होता है वो 3 टाइप का क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब कौन कौन सी कैटेगरी है पहले उसका नाम लिख लेते हैं। तो पहली हमारे पास है इलास्टोमर, दूसरी कैटेगरी हमारे पास है फाइबर, और तीसरी कैटेगरी हमारे पास है प्लास्टिक। अब इन तीनों को समझते हैं कि इन तीनों के बीच में किस तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसी के बिहाफ पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। देखिए इलास्टोमर का मतलब होता है कि रबर जैसी कैरेक्टर रखने वाला, ऐसा कोई पॉलीमर जिसके अंदर रबर की कैरेक्टर होंगे उसको हम लोग कंसीडर करेंगे इलास्टोमर। तो इलास्टोमर को थोड़ा सा समझते हैं कि इलास्टोमर क्या होता है। देखिए तो इलास्टोमर की रबर लाइक कैरेक्टर, पहली चीज किसमें क्या होगा, रबर लाइक कैरेक्टर होगा। दूसरी चीज इसके अंदर पॉइंट मेंशन करें तो यहां पे क्या होगा, वीक वंडरवाल फोर्स। इनके दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत वीक फोर्स होता है। दूसरी तीसरी चीज ये स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेचेबल। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कोई रबर देखा होगा, रबर के अंदर क्या होता है कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस पास हो जाएगा, थोड़ा दब जाएगा। जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करेंगे वो वापस अपने शेप को रिगेन कर लेगा।
तो ऐसी अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी फाइबर के अंदर, किसी पॉलीमर के अंदर अगर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो वो आता है इलास्टोमर के अंदर। अब इलास्टोमर में हम लोग रबर लाइक कैरेक्टर होता है, वीक वंडर फोर्स होता है और स्ट्रेचेबल होता है। और इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी जो चौथी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी किसी चीज को सहन करने की जो क्षमता होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, थोड़ा ज्यादा होती है। तो ये इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इलास्टोमर के अंदर। दूसरा हम लोग देखें, फाइबर को समझ लेते हैं ऐसे थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं आपको नोट्स दे दूंगा। देखिए फाइबर क्या होता है, फाइबर का मतलब होता है कि ऐसा कोई थ्रेड लाइक मटेरियल जो हार्ड होता है। कैसा होता है ये, हार्ड होता है, थ्रेड लाइक मटेरियल जो थोड़ा हार्ड होता है। इसके बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनमें दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हार्ड होते हैं, नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। क्या होती है, अच्छी होती है। लो सॉल्युबिलिटी होती है। क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में बहुत कम होती है। एग्जाम्पल आप फाइबर देख रहे हैं तो आप नायलॉन का जिक्र कर सकते हैं। नायलॉन की रस्सी आपने देखा होगा, इसकी रस्सी इस्तेमाल होती है जैसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए, और पैराशूट वगैरह में इसकी रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। घर बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास होगी फाइबर की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग प्लास्टिक के बारे में बात करें कि प्लास्टिक क्या होती है। प्लास्टिक को देखिए, प्लास्टिक बेसिकली क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक्स में प्लास्टिक उस सभी सबस्टेंस को या मटेरियल के लिए यूज करते हैं जो सबस्टेंस अपना शेप साइज को चेंजेबल करता हो। यानी अगर हम लोग प्लास्टिक को, ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई पॉलीमर जिसको हम लोग हीट कर दें, हीट करने के बाद क्या हो कि वो अपनी शेप को अपने से, यानी पहले वो मोल्ड हो जाए, पिघल जाए, उसके बाद उसको जिस शेप में हम लोग चाहें उस शेप में हम लोग उसको रीगेन कर सकते हैं, उसको उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं। तो इसको कहते हैं कि मोल्डेड एंड चेंज इट्स शेप। क्या होता है, इसको शेप को चेंज कर सकते हैं। अब देखें, इसमें जो फोर्स होता है वो भी वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स होता है। यहां पे ये प्लास्टिक जो होती है वो दो टाइप की होती है, इसको समझते हैं। एक होती है थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक होती है थर्मोप्लास्टिक, दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, ऐसी कोई प्लास्टिक जिसको आप एक बार हीट करें, वो मोल्ड हो जाए, फिर उसको दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दें। जैसे टेम्परेचर आप हटाएंगे वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी, उसको हम लोग दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दें, फिर उसको मोल्ड करें, टेम्परेचर दें, फिर दूसरे शेप में कर दें। यानी ये आप प्रोसेस बार बार कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी प्लास्टिक जिसको आप हीट करने के बाद उसको मोल्ड कर दें, मोल्ड करने के बाद आप दूसरा शेप दे दें, फिर उसके बाद वो हार्ड हो जाएगी। जब हार्ड हो जाएगी उसको फिर दोबारा आप हीट कर दें, फिर मोल्ड करके दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दें। यानी ये प्रोसेस आप बार बार करते रहेंगे, बार बार मोल्ड करते रहेंगे, बार बार उसको हीट देते रहेंगे और वो बार बार आप उसके शेप को चेंज करते रहेंगे। ऐसी सभी प्लास्टिक आती है थर्मोप्लास्टिक के अंदर। तो यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। अब यहां पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, सेटिंग का मतलब होता है बैठ जाना। ऐसी कोई प्लास्टिक जिसको आप एक बार हीट करें, उसको मोल्ड कर दें, दो बार और उसको दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दें। यानी एक बार आपने किसी और शेप में कन्वर्ट कर दिया, अब दोबारा अगर आप हीट करेंगे तो वो प्लास्टिक खराब हो जाएगी, वो प्लास्टिक अब यूज के लायक नहीं रहेगी, आप उसको दूसरे शेप में नहीं कन्वर्ट कर सकते।
यानी ऐसी प्लास्टिक जिसको सिर्फ एक बार हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, एक बार उसको दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। और जो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक होती है, इसको आप बार बार मोल्ड करके बार बार रीशेप कर सकते हैं, दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी इतनी चीजें हैं, आप इसको इसके अंदर में पढ़ेंगे। बाकी इसके जो नोट्स होंगे वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ के फॉर्म में होगा, वहां से आप ले लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, वहां पे हम लोग इसके आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, हमको पॉलीमर के अंदर जो भी चीजें पढ़नी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।